Good afternoon, all of you. Today we have to discuss the account of the provisions of the Universal Declaration of Human Rights 1948. Is it legally binding provision upon the states? Today we have to discuss the provisions of the Universal provision of Universal Declaration of Human Rights 1948. Is it binding upon the states? देखिए, स्टेट की मेन प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स enumerate the rights declared in the Universal Declaration of Human Rights. What is the legal significance of the declaration? Explain. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा की परिगणना विवरणिका। सार्वभौमिक घोषणा में मानव अधिकारों के मूल अधिकारों, तत्वों और सिद्धांतों का उल्लेख विस्तृत रूप से लिया गया है। क्या लिया गया है? तत्वों और मूल आधारों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। इस सिद्धांत में इस विचार को शामिल किया गया है कि मानव गरिमा के सभी सदस्यों की जन्मजात गरिमा तथा समान एवं आहरणीय अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्र न्याय और शांति का आधार है। It maintains the peace and security in the state. The state must establish the decorum within the territory of the state. राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत शांति, सुरक्षा, सद्भाव और एक दूसरे के परस्पर विचार, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक सौहार्द का वातावरण माहौल कायम करेगा। इसी कारण घोषणा में न केवल सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान किया गया है, बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकारों के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। सार्वभौमिक घोषणा में सिविल और राजनीतिक अधिकारों के साथ ही साथ आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों को भी प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, नागरिक सिविल और राजनीतिक अधिकार। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब देखिए, सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 2 से 21 तक उन सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान किया गया है जिन्हें साधारणतः संपूर्ण विश्व में मान्यता दी गई है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार। प्राण, स्वतंत्रता एवं दैहिक
सुरक्षा का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है कि प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 3 कहती है कि इन 3 अधिकारों को पूर्ण रूप से व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत 1948 अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है। और इसके बाद दूसरा है दासता तथा अधिरोपिता से स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति दास नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति किसी का नौकर नहीं होगा। सर्विट्यूड्स से स्वतंत्रता अनुच्छेद 4, सर्विट्यूड्स से स्वतंत्रता अनुच्छेद 4। नंबर 3, क्रूर तथा अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध प्रतिषेध का अधिकार अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में एक कहा गया है कि किसी के साथ क्रूरता और अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार और मान्यता का अधिकार। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बिना भेदभाव के विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार। राष्ट्रीय अधिकरणों के समक्ष प्रभावी उपचार का अधिकार। मेडिकल एड्स भी दिए जाएंगे। मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, निरुद्ध या निर्वासन से स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो निरुद्ध किया जाएगा, न डिटेंशन होगा, न गिरफ्तारी की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से गिरफ्तार हो जाता है तो उसका यह पूर्ण अधिकार होता है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपनी गिरफ्तारी को वह फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा निष्पक्ष, रिजू और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। उसको यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि उसको सार्वजनिक सुनवाई उसकी मामले की हो। विधि के भूत लक्षित प्रभाव से स्वतंत्रता। एकांतता, परिवार, घर और बस व्यवहार का अधिकार। राज्य की सीमाओं के भीतर संरक्षण के निवास की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 13। अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश को में वापस आने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने देश को छोड़कर बाहर देश जा सकता है, अपने देश में आ सकता है। यातना के कारण अन्य देशों में आश्रय मांगने और आश्रय को उपभोग करने का अधिकार। राष्ट्रीयता का अधिकार। राष्ट्रीयता का अधिकार विवाह करने हेतु पुनर्स्थापित करने का अधिकार। यू हैव ए स्पेशल राइट टू मेक ए मैरिज एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन विद बोथ द स्पाउसेस। संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार। विचारण, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता का अधिकार। लोक मामले में भाग लेने का अधिकार। और नंबर 2 है आर्थिक और सामाजिक अधिकार।
इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के शामिल करने के लिए काफ़ी विवाद था। कई राज्य इन अधिकारों को शामिल करने के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि घोषणा राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थी, इसीलिए इसको शामिल किया गया। घोषणा के अनुच्छेद 22 से 27, अनुच्छेद 22 से 27, अनुच्छेद 22 से 27 तक में आर्थिक और सामाजिक अधिकार उल्लेख है। 22 से 27 तक में आर्थिक और सामाजिक अधिकार उल्लेख है, जो निम्नलिखित है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 22, कार्य करने और नियोजन का अधिकार, चयन का अधिकार अनुच्छेद 23, अवकाश और विश्राम का अधिकार अनुच्छेद 24, अपने और अपने कुटुंब के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त जीवन का अधिकार अनुच्छेद 25, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 26, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 27, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार अनुच्छेद 28। घोषणा अनुच्छेद 29 के अधीन इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं पर कतिपय परिसीमा अभिकथित की गई। उक्त अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का उस समुदाय के प्रति कर्तव्य है जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास संभव हो। अनुच्छेद 29 का परिच्छेद 2 प्रावधान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में अन्य व्यक्तियों और अधिकारों और स्वतंत्रताओं के सम्यक मान्यता और सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। यह अधिकार किन्हीं निबंधनों के अधीन नहीं होंगे, सिवाय उनके जो समाज में नैतिकता, लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्योचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा स्थापित की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि घोषणा में उपबंधित अधिकार अत्यांतिक नहीं। सार्वभौमिक घोषणा का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। घोषणा ने सभी राज्यों के व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित किया। इसमें सभी व्यक्तियों और सभी राष्ट्र के लिए उपलब्धि का समान मानक निहित है। यह प्रेरणा का स्रोत रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों में इसका हवाला दिया गया है। सार्वभौमिक घोषणा ने कई अन्य घोषणाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिसरणों को प्रभावित किया है, जो संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट अभिकरणों के तत्वावधान में किए गए हैं। इसके प्रावधानों ने विभिन्न राष्ट्रीय संविधानों, राष्ट्रीय विधायनों और अधिकारिता को प्रभावित किया। घोषणा को बार बार न्याय के निरीक्षणों में उद्धृत किया गया है। वास्तव में सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित अधिकारों को सभी राज्य किसी न किसी रूप में मानते हैं। यद्यपि घोषणा राज्यों पर बंधनकारी नहीं है, फिर भी यह चार्टर का अधिकृत निर्वचन है। अतः यह सदस्य राज्यों पर उसी प्रकार बंधनकारी है जैसे चार्टर के प्रावधान सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों की विधि में घोषणाओं के प्रावधानों को मानव कल्याण के हित में शामिल किया। What are the various rights enumerated under the European Convention?
European Convention of Convention on Human Rights. On human rights. Explain. यूरोपियन मानवाधिकार का अभिसमय. What are the various rights enumerated under the European Conventions on Human Rights discussed? This was one of the most important question, or you can say that this was one of the most important topic for your syllabus and also for your exam, and you have to listen this topic very clearly. यूरोपीय कांग्रेस द्वारा स्थापित यूरोपीय परिषद के इंस्टीट्यूट्स ने इस बात पर जोर दिया है कि मानव अधिकारों को बनाए रखना एवं उनकी अभिवृद्धि यूरोपीय एकता के उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों में से एक है. परिषद के अंतर्गत की गई वार्ता के फलस्वरूप 4 नवंबर 1950 को मानव अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु यूरोपीय अभिसमय अंगीकार किया गया. अभिसमय पर परिषद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया और यह 3 दिसंबर 1953 को लागू हुआ. अभिसमय का अनुसमर्थन 22 राज्यों द्वारा किया गया. यूरोपीय अभिसमय के अधीन अधिकार एवं स्वतंत्रताएं. यूरोपीय अभिसमय के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कई अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रावधानित किया गया है जो निम्नलिखित हैं. नंबर 1, प्राण का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार. यातना से या अमानवीय अपमानजनक व्यवहार या दंड से स्वतंत्रता. दासता या गुलामी से स्वतंत्रता. बलात् या अनिवार्य श्रम से स्वतंत्रता. निष्पक्ष एवं लोक सुनवाई का अधिकार. दांडिक विधि या भूतलक्षी प्रभाव से लागू न होना. व्यक्ति की एकांतता एवं पारिवारिक जीवन, गृह एवं पदचार के लिए सम्मान का अधिकार. विचार, अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार. शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता और अन्य व्यक्तियों के साथ संगम की स्वतंत्रता. नंबर 2, सलाहकारी अधिकारिता एडवाइजरी जुडिशन. मानव अधिकारों के अंतर आरंभी न्यायालयों के सलाहकारी अधिकारिता भी प्राप्त है. अमेरिकी राज्यों का संगठन या कमीशन समेत अन्य अंतर अमेरिकी अंग न्यायालय से अभिसमय के निर्वाचन या अमेरिकी राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण संबंधी संधियों के बारे में सलाहकारी मत ले सकते हैं. अमेरिकी राज्यों के संगठन के सदस्य द्वारा सदस्य राज्य न्यायालयों के घरेलू विधि की अंतर्राष्ट्रीय संलेखों से संगतता के बारे में सलाहकारी मत ले सकते हैं. न्यायालय ने प्रतिरोधात्मक बात को कुछ ही निर्णय किए परंतु सलाहकारी मत कई दिए हैं. अभिसमय के निर्वाचन के संबंध में न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण सलाहकारी मत दिए हैं. उदाहरण के लिए अमेरिकी अभिसमय से लागू होने पर आरक्षित अधिकारों के प्रभाव पर सलाहकारी में न्यायालय के इस प्रश्न पर सलाहकारी मत की प्रार्थना की गई थी. जब कोई राज्य मानव अधिकारों के अमेरिकी अभिसमय का अनुसमर्थन करता है या उसमें संयुक्त राज्य संयुक्त एक या एक से अधिक आरक्षित अधिकारों के साथ होता है तो इस क्षण से वह अभिसमय का पक्षकार बनता है. उस समय से जब वह अनुसमर्थन का संलेख जमा करता है या संसक्त होता है तो संधियों की विधि पर वियना अभिसमय के अनुच्छेद 20 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होता है. अपना सलाहकारी मत देते समय न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि समान रूप से आधुनिक संधियां तथा विशेषकर अमेरिकी अभिसमय परंपरागत बहुराष्ट्रीय संधियां नहीं हैं जो राज्य पक्षकारों को अधिकारों के आदान प्रदान के लाभ या हित के लिए होती हैं. उनका उद्देश्य व्यक्तिगत मनुष्यों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना है, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता के हों या संरक्षण उनकी राष्ट्रीयता वाले राज्य तथा अन्य पक्षकारों के विरुद्ध करना है जो इन अधिकारों संबंधी संधि को करने में या माना जाना है. चाहिए कि सामान्य भलाई या अच्छाई के लिए एक ऐसी विधिक व्यवस्था को स्थापित करना है जो राज्यों के संबंध में नहीं वरना अपनी अधिकारिता में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति विभिन्न दायित्व स्वीकार करते हैं. दिस various rights enumerated under the European Convention on Human Rights. This was one of the most important topic, and you have to
listen it very carefully. Thanks all of you. Have a nice day. Goodbye.